हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है उसको समझते हैं कि पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। तब तलक तो ज़िंदगी का बोझ ढोना ही होगा। तब तलक तो ज़िंदगी का बोझ ढोना ही होगा। आइए आगे बढ़ें। 23 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर राष्ट्र को संबोधित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 अप्रैल को नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को 7वें रायसीना संवाद का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत की वृद्धि दर 8.2 रहने का अनुमान। IMF के द्वारा यह कहा गया है कि जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 8.2% रहेगी। क्वाड की वैक्सीन भागीदारी के तहत वैक्सीन की खेप थाईलैंड भेजी गई। रूस ने 20 अप्रैल को सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आगे कि अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मई को मुंबई में होगा। लद्दाख के कृषि विभाग को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए स्पोर्ट मेगा सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा, इसको समझेंगे क्वेश्चंस में। विजय कुमार देव दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, भारत सिख गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आइए इसको देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न सिर्फ एक राष्ट्र है बल्कि एक महान विरासत और एक महान परंपरा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को देश की प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी देश या समाज के लिए खतरे के रूप में सामने नहीं आया और वह पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। प्रधानमंत्री कल रात 21 अप्रैल को दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित कर रहे थे। मोदी जी ने कहा कि इस अवसर पर इन्होंने स्मारक का जो सिक्का है और डाक टिकट भी जारी किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी भी समारोह में उपस्थित थे। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत पूरे विश्व की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर देश की बात करता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रयास करने होंगे ताकि विश्व देश की क्षमता को देख सके। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ादी के 100 साल का समारोह मनाएगा तब तक एक नया भारत हमारे समक्ष होगा। 10 सिख गुरुओं के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन गुरुओं ने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि आज देश सिख गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किला कई महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी रहा है और इसने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भी देखा है। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता का उल्लेख करते हुए मोदी जी ने कहा कि उस समय देश में धार्मिक कट्टरता की आंधी चल रही थी। उन्होंने कहा कि अतीत में ऐसे लोग थे जो धर्म को दर्शन, शास्त्र, विज्ञान और स्वयं को जानने का साधन मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार किए। उन्होंने कहा कि उस समय औरंगजेब की अत्याचारी सोच के समक्ष गुरु तेग बहादुर जी चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने देश की कई पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की गरिमा, सम्मान और आदर की रक्षा के लिए जीने मरने को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी शक्तियां समाप्त हो गई लेकिन भारत आज भी अमर है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिख परंपरा के सभी तीर्थों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने साहिबजादों के बलिदान की याद में पिछले वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का फैसला किया था। अभी हाल ही में 2021 में 26 जो दिसंबर है उस दिन को प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
आइए आगे बढ़ें। जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। 22 अप्रैल को ये क्या करेंगे, डिफ कनेक्ट के जो दूसरा चरण है उसका उद्घाटन करेंगे। देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसे रक्षा उत्कृष्टता नवाचार संगठन आईडेक्स DIO आयोजित कर रहा है। इस सिलसिले में यह दूसरा आयोजन है। इसमें रक्षा क्षेत्र के देश के अग्रणी उद्योगों के नव प्रवर्तक और निवेशक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इस दौरान उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ सत्र होंगे, विभिन्न घोषणाएं की जाएंगी और आईडेक्स DIO समर्थित स्टार्टअप की प्रदर्शनी होगी। डिफ कनेक्ट आईडेक्स DIO से जुड़े नव प्रवर्तकों के लिए अनूठा अवसर होगा। इससे उन्होंने देश उद्योग जगत की हस्तियों के समक्ष अपनी क्षमताएं, उत्पाद और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी दिखाने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन से स्टार्टअप को निवेश जुटाने का अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आईडेक्स की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आईडेक्स की शुरुआत कब की गई। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित पक्षों के एकीकृत मंच प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 7वें रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को रायसीना संवाद के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लेयन संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस संवाद में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो 7वां रायसीना संवाद हुआ था उसका अध्यक्ष कौन है। यूरोपीय संघ की जो उर्सुला वान है ये इसकी मुख्य अतिथि होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज 22 अप्रैल को नई दिल्ली में कहा कि यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा कि रायसीना संवाद 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ 100 सत्र होंगे। 100 सत्र इसमें होंगे। रायसीना संवाद एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदायों के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर वर्ष वैश्विक नेता नई दिल्ली में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर सहयोग के बारे में चर्चा करते हैं। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के द्वारा किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि जो रायसीना डायलॉग है उसके बारे में समझते हैं कि रायसीना डायलॉग का प्रारंभ 2016 में किया गया था। यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। यह एक बहुत हितधारक क्रॉस सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योगों एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, कार्य करती है। ORF की स्थापना 1990 में की गई। यह दिल्ली में स्थित है जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में काम करती है। आइए रायसीना का उद्देश्य क्या है उसको समझते हैं कि रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की क्या तलाश करना है। रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए नीति, व्यापार, मीडिया, नागरिक समाज से संबंधित वैश्विक नेताओं को प्रतिवर्ष रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है। अब रायसीना डायलॉग इसका नाम क्यों पड़ा, आइए इसको देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा सकता है, नई दिल्ली में स्थित है। रायसीना डायलॉग से भारत को क्या लाभ है ये देखें कि रायसीना डायलॉग सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न स्थितियों और मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। रायसीना डायलॉग से सरकार की कूटनीतिक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए देखें अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत की वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान है। IMF के द्वारा यह कहा गया है कि जो भारत की ग्रोथ रेट है वो 8.2% रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह विश्व में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से वृद्धि का संकेत है। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा और वित्तीय समिति
की बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत प्रमुख ढांचागत सुधार लागू करना जारी रखेगा। मौजूदा चुनौतियों की पृष्ठभूमि में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में कुछ कमी आ सकती है। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के बाद के काल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बड़ी भूमिका पर बल दिया। बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए सभी देशों से मिलकर काम करने और विकसित देशों से विकासशील देशों को कम कीमत पर तकनीकी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। आइए अगला समझते हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान क्वेड की वैक्सीन भागीदारी के तहत थाईलैंड को कोविड रोधी टीकों की खेप उपलब्ध कराएंगे। क्वेड में कौन है? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वेड देश में शामिल है। थाईलैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राजदूतों और अमेरिका के उप राजदूत ने क्वाड की वैक्सीन भागीदारी के तहत थाईलैंड को कोविड रोधी टीकों की खेप सौंपी है। इससे आज बैंकॉक में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवीराकुल को सौंपा है। पूछा जा सकता है आपसे कि क्वाड देश के द्वारा किस देश को क्या किया गया है? कोविड रोधी जो टीके हैं उपलब्ध कराया गया है थाईलैंड को। इसमें भारत में बड़ी कोवैक्स वैक्सीन भी शामिल है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि क्वेड वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली यह दूसरी खेप है। इससे पहले इसी महीने अप्रैल में 12 तारीख को कंबोडिया को इसकी आपूर्ति की गई थी। क्वेड देश ने अब तक थाईलैंड को कोविड रोधी टीकों की 5 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध कराई है। थाईलैंड सरकार ने इस सहायता के लिए क्वेड की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष की वाशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं की बैठक में अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। 21 अप्रैल की जो न्यूज़ है आइए उसको देखें कि रूस ने 21 अप्रैल को क्या हुआ था कि सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए देखिए इसको। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने घोषणा की कि उसने कल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को भारतीय समयानुसार 5:42 पर उत्तर पश्चिमी रूस के आर्कान्जेस्क क्षेत्र से दागा गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल ने परीक्षण के दौरान सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। मतलब मिसाइल क्या है? सफल हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नई मिसाइल प्रणाली में उच्चतम सामरिक और तकनीकी विशेषताएं समाहित हैं और यह मिसाइल रोधी सभी आधुनिक उपायों से बच निकलने में क्या है? सक्षम है। आगे बढ़ें। अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 14 और 15 मई को कहाँ? मुंबई में आयोजित होगा। इसको समझते हैं आइए। अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 14 और 15 मई को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत में, मुंबई में। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुंबई में इसके बारे में क्या घोषणाएं की गई है। ये केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह सम्मेलन आयोजन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की कर रहे हैं। इसकी सम्मेलन की जो शुरुआत है मुंबई में। संवाददाता सम्मेलन में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय क्रूज उद्योग के अगले दशक में 10 गुना प्रगति करने की संभावना है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सागरमाला अभियान चेन्नई, विशाखापट्टनम, अंडमान के पत्तनों को गोवा से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। इस पत्तन में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। श्री सोनोवाल ने सम्मेलन के शुभंकर कैप्टन क्रूज, शुभंकर क्या है इसका? कैप्टन क्रूज प्रतीक चिन्ह और विवरण पुस्तिका जारी की। उन्होंने सम्मेलन की वेबसाइट भी जारी की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र के रूप में विकसित करना। इस अवसर का पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजीव रंजन, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जलोटा और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव बंदोपाध्याय भी उपस्थित थे। आइए अगला देखें कि लद्दाख के कृषि विभाग को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कृषि विभाग को 2021 के लिए लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना के लिए राज्य की नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए केंद्र शासित प्रदेश के सचिव रविंद्र कुमार को पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के तहत ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लेह स्थित उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान DIHAR में विकसित ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी 2019 में लद्दाख कृषि विभाग को दी गई थी।
लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना के रूप में यह प्रौद्योगिकी लेह और कारगिल के जिलों में लागू की जा रही है। लद्दाख में 315 ग्रीन हाउस बनाए गए हैं और 1000 ग्रीन हाउस इस वर्ष के आखिरी तक पूरे हो जाएंगे। कृषि विभाग लेह और कारगिल जिला में ग्रीन हाउस के लिए 75% वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना का चयन 2253 आवेदनों में से किया गया है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में लेह के मुख्य कृषि अधिकारी तासी तेसेतेन, उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक तेसरिंग स्टॉबेंड और ओएसडी डॉक्टर स्टेंजिन थाकचोक्स भी उपस्थित थे। आइए अगला समझे कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए मेगा स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए चेन्नई के निकट मेगा स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की है। विधानसभा में स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 4 ओलंपिक एकेडमी बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। स्टालिन ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समारोह जैसे ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट योजना की भी शुरुआत करने की घोषणा की है। आइए अगला देखें कि विजय कुमार देव दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार देव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज राज निवास में एक समारोह में श्री देव को पद की शपथ दिलाई है। श्री देव पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले होगा उस पद तक बने रहेंगे। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।